दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर एनसीएफ 2005 हमें नहीं पढ़ाया। एनसीएफ 2005 निश्चित रूप से आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लास्ट की जो हमारी यूनिट है, पांचवी यूनिट जो अपने रीट के सिलेबस में है, और उस पांचवी यूनिट में जो टॉपिक हैं वो टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक कहूंगा मैं, एक प्रकार से तथ्यात्मक टॉपिक कहूंगा मैं उनको, और वो एक टीचिंग मेथड से जुड़े हुए टॉपिक भी हैं, याद रखना। चाहे आरटी 2009 की अपन बात करें, एनसीएफ 2005 की अपन बात करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की हम बात करें, अपन मापन, मूल्यांकन, आकलन, उपलब्धि परीक्षण, सीसी की अपन बात करें, ये वो टॉपिक हैं जो आपको वहां भी मददगार रहेंगे, याद रखना। तो इन्हीं टॉपिक में से आरटी 2009 हो गया था, मापन मूल्यांकन हो गया था, ठीक है। ये दो लास्ट के टॉपिक बचते हैं, एक तो एनसीएफ 2005 और एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए एनसीएफ 2005 की जब अपन बात करते हैं, मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। वर्तमान जो एग्जाम्स चल रही हैं उनमें क्या क्या प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं, ये हमें दिमाग में रखना है, जहन में रखना है। प्लस एनसीएफ 2005 का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो पूरा जारी किया था वो वास्तव में है क्या। ये 180 पेज का दस्तावेज है। कितने पेज का दस्तावेज है? 180 पेज का ये दस्तावेज है, याद रखना। और ये 180 पेज, ठीक है ना, 180 पेज है टोटल, ठीक है। अब जिसको लगे कि सर हमें एनसीएफ 2005 पूरा पढ़ना है, आप साइट पे जाके 180 पेज पढ़ सकते हैं, लेकिन 180 पेज पढ़ने का मतलब है आपको कम से कम 6 से 7 घंटे चाहिए, और 6 से 7 घंटों के अलावा उसको याद करने के लिए कम से कम 20 से 22 घंटे चाहिए, ठीक है। तो एक पर्सन यहां से आना है। कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन यहां से आएगा, और एक पर्सन के लिए 180 पेज पढ़ने की कोई आवश्यकता वैसे नहीं है। जब समय कम हो, जब समय हमारे पास हो, तो निश्चित रूप से हम 180 पेज पढ़ सकते हैं समझ बनाने के लिए। लेकिन समझ तभी बनती है जब एक स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि इन 180 पेज में से मुझे क्या चीज लेनी है और क्या चीज मुझे छोड़नी है, ठीक है। मैंने कंप्लीटली 180 पेज पढ़े हैं, कई बार इन 180 पेज को पढ़ा है, और सार रूप में अपनी जो अवनी मनोविज्ञान है उसमें मैंने डाल भी रखा है, आपने किताब पढ़ रखी है। लेकिन उससे भी बेहतर हम आज इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज समझ में आए कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। प्लस एग्जाम पैटर्न को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा कि अब तक का यहां जो पैटर्न रहा है। देखिए एक पर्सन निश्चित रूप से एनसीएफ 2005 पे 100% आएगा, और यदि मैं सही तरीके से सजग हूं तो वो पर्सन मेरा कभी भी गलत नहीं हो सकता, याद रखना। वो आपको तय करना है कि कैसे कितना कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये नॉर्मली बात करूं कि सर वास्तव में हमें इसमें कितना पढ़ें कि सिलेक्शन मतलब प्रश्न आ जाए। अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनका यदि विश्लेषण करते हैं तो 4-5 चीजें ऐसी हैं जहां से प्रश्न पूछा गया है। एनसीएफ 2005 की कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यश पाल, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की विधियां, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने के बारे में उन्होंने क्या लॉजिक दिए हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन संबंधी जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के सुझाव दिए गए हैं वो वास्तव में क्या है, भाषा संबंधी जो विचार है वो यहाँ पे क्या है, शांति शिक्षा के बारे में यहाँ पे क्या बात की गई है, ठीक है, और विकलांगता और समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है उसके ऊपर एनसीएफ 2005 क्या कहता है। स्पेशली अभी तक का जो एग्जाम पैटर्न है वो ये कहता है कि 4, 5, 7 बिंदु ऐसे हैं जिनको यदि आप अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। बाकी मैं कंप्लीटली आपको समझा रहा हूं। 5 अध्याय हैं, 38 विद्वानों की कमेटी थी। अब आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं कि गुरुजी 38 विद्वान, कौन कौन सा विद्वान है, कोई विद्वान, सिर्फ एक याद रखना है, प्रोफेसर यश पाल इस कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे साहब, ठीक है ना। प्रोफेसर यश पाल क्या थे? इस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो प्रोफेसर यश पाल आपको याद रखना है, क्योंकि प्रोफेसर यश पाल ने इससे पहले 1993 में शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट, लर्निंग विदाउट बर्डन जो रिपोर्ट जारी की थी, उसी रिपोर्ट के आधार पे एनसीएफ 2005 की पूरी संरचना बनाई गई, याद रखना। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि साहब एनसीएफ 2005 का आधार क्या है। तो एनसीएफ 2005 का आधार जो रिपोर्ट मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? 1993 की लर्निंग विदाउट रिपोर्ट, ठीक है ना। 1993 कौन सी रिपोर्ट है? शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। तो शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट है, लर्निंग विदाउट बर्डन जो रिपोर्ट है, तो शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट है वो किसकी रिपोर्ट थी? वो प्रोफेसर यश पाल की रिपोर्ट थी। और ये रिपोर्ट जो है उसी पे इसकी पूरी थीम है। एक नॉर्मल भाषा में बताना चाहूं तो आपको ये समझ लो कि एनसीएफ 2005 एक मनोवैज्ञानिक चीजों की बात करता है, पूरी साइकोलॉजिकल चीजों की बात करता है कि हमें शिक्षा को बोझ नहीं बनाना है। ये मोटे पाठ्यक्रम, मोटी किताबें, बच्चे को रटने पे बल देना, बच्चे के ऊपर प्रतिबंध लगाना, बच्चे के ऊपर घेरना, बच्चे को स्वतंत्र करो, उसे चिड़िया की तरह उड़ने दो,
वो खुले आसमान में उन्मुक्त विचरण करे, वो जहां चाहे जैसे सीखे उसको सीखने दो, उसको गलतियां करने दो, उन गलतियों से उसे सीखने दो, उस पर प्रतिबंध मत लगाओ, उसके इन पैरों को कतरने की कोशिश मत करो, उसे उसका जीवन जीने दो, उसे खुद करने दो। इन सब बातों की बात करता है एनसीएफ 2005। ये कहता है कि उदार, इसकी शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? एक निबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का, सभ्यता व प्रगति। निबंध की बात किसकी कर रहा हूं मैं? सभ्यता व प्रगति। ये निबंध किसका है? ये रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है साहब, ठीक है ना, टैगोर। तो इसकी शुरुआत ही इसी से होती है। एनसीएफ 2005 की शुरुआत किससे होती है? इसी से होती है, सभ्यता और प्रगति से। इसकी शुरुआत में जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत शानदार उदाहरण दिया गया है। क्या है उदाहरण? देखिए आप, रविंद्रनाथ टैगोर की इस किताब से लिया गया है कि जो बचपन होता है ना वो बड़ा आनंददायक होता है, जिसमें हम कुछ चीज़ें लेते हैं, उन चीज़ों से नई वस्तु का निर्माण करते हैं, ठीक है, बड़े उन्मुक्त रूप से अपने दोस्तों के साथ समूह रूप में खेलते हैं, ठीक है। वो चीज़ें कोई मार्केट की वस्तुएं नहीं होती हैं, वो सामान्य रूप से घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनसे हम बनाते हैं। हम जब छोटे थे, मैंने कहा, कई बार कहा है कि हम लकड़ी की गाड़ी बनाते थे, ठीक है, हम चप्पल को काट के टायर बनाते थे। वो उदार, वो बचपन था। रियली में रविंद्रनाथ टैगोर का कहने का मतलब है बचपन वही था, लेकिन उस बचपन के बीच में कौन आ गया? मार्केट आ गया, व्यवसायिकता आ गई, समझ आ गई, भौतिकवाद आ गया। कि जब हम खेलते थे, उनमें से एक बच्चे ने मार्केट से जाके खिलौना लेके आया, तो अब जैसे वो मार्केट से वो खिलौना लेके आया तो उसे लगा कि मेरा खिलौना सबसे बेटर है, मैं सबसे बेस्ट हूं। वो उस खिलौने को छुपाने लग गया, उस खिलौने के ऊपर वो घमंड करने लग गया, इतराने लग गया। वो कह रहा है कि उस घमंड करना, उस खिलौने पे इतराना, यानी हम आराम से खेलते थे, लेकिन उस मार्केट के खिलौने ने हमारे बीच में दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। उस बच्चे का जो श्रेष्ठ बचपन था वो छीन लिया उस खिलौने ने, क्योंकि उसका श्रेष्ठ बचपन बाहर ही नहीं आ रहा है। वो अपने आप को एक सीमा में बांधने लग गया कि देखिए मेरे पास कितना महंगा खिलौना है। रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि बच्चे के बचपन को यदि जीना है तो उसे इस व्यावसायिकता, उसे इस मार्केट से बाहर रखो, उसे अपने आप उड़ने दो, उन बच्चों के साथ खेलने दो, मिट्टी में खेलने दो, चीजें बनाने दो, तोड़ने दो, गलतियां करने दो, उनसे सीखने दो। तो उसी से एक लाइन ली गई थी सभ्यता व प्रगति से। क्या लाइन ली गई थी? कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, इसे नासमझ वयस्क संसार द्वारा खतरा है। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, हमारे टाइम में होती थी। आज 14 तारीख को मकर संक्रांति आएगी, आपको तो पता नहीं है, आप तो मार्केट से बने बनाए पतंग खरीदते हो। मुझे आज भी याद है कि पॉलीथीन के बना के पतंग, ठीक है ना, पॉलीथीन के बना के पतंग, उसमें जो अपने खेत में जो झाड़ू के लिए वो लगती हैं लकड़ी सी, उनसे बांध के और फिर उस पतंग को उड़ाते थे। और उस उड़ाने का आनंद, उसको बनाने का कठिन परिश्रम, वो कितनी क्रिएटिविटी थी। क्या आज वो हमें दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही है। आज तो हम खोते जा रहे हैं इस मार्केट के अंतर्गत, इस मार्केट की बनी वस्तुओं के अंतर्गत। क्या वापस वो बचपन लौटेगा? ये रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। और इसी को प्रोफेसर यशपाल इतने ज्यादा प्रभावित हुए इस बात से कि एनसीएफ 2005 की पूरी संरचना में उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि बच्चे को उन चीजों की तरफ लाया जाए, बच्चे के बचपन में उन चीजों को शामिल किया जाए, बच्चे में क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट किया जाए, बच्चे में उदारता हो, बच्चा हंस के खेल के जिए। इसे इस परीक्षा के बोझ तले मत दबाओ, उसे मोटी पाठ्य पुस्तकों के नीचे मत दबाओ, उसे पास फेल की इस प्रक्रिया के नीचे मत दबाओ, उसे अनावश्यक रूप के प्रतिबंधों के नीचे मत दबाओ। इन सब की बात करता है एनसीएफ 2005। वास्तव में मैं ये कहूं मेरी भाषा में कि यदि इसको सही तरीके से लागू किया जाए तो ये शिक्षा को कंप्लीटली मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता और निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करता है एनसीएफ 2005। तो सभ्यता व प्रगति, ठीक है, इसके इस कथन से इसकी शुरुआत होती है। और कथन क्या था? सृजनात्मकता और उदार आनंद। कौन? सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की क्या है? कुंजी है। बचपन की क्या है? कुंजी है। किसने कहा था? टैगोर ने। तो सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, ये बात कौन कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध कहता है सभ्यता व प्रगति। और ये कहता है कि इसे किससे खतरा है? इसे उस नासमझ वयस्क संसार, जो कहते हैं ना हम बड़े हैं, अरे छोटा बच्चा है, क्या कर रहा है, क्यों गलती कर रहा है, ऐसी चीजें बनाते थोड़ी, ऐसी चीजें थोड़ी करते हैं, तोड़ते थोड़ी हैं। वो कहता है इन्हीं से उन्हें खतरा है।
जो वयस्क आज का समझ नहीं रहा है, वो नासमझ वयस्क संसार इन दोनों चीजों को तोड़ रहा है, इसी से इनको खतरा है। तो शुरुआत एनसीएफ 2005 की किससे होती है? सभ्यता व प्रगति। किसका निबंध है? रविंद्रनाथ टैगोर का। और इसका कथन क्या है? सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा इसकी विकृति को खतरा है। ये बात कौन करता है साहब? ये एनसीएफ 2005 करता है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब करता है। ठीक है, तो शुरुआत यहां से होगी। ठीक है, 38 विद्वान थे। शुरुआत वाले एडिशन में कुछ अवनी में मिस प्रिंट था, 23 लिखा हुआ था। 38 विद्वान थे टोटल इस कमेटी में। कितने विद्वान थे? 38 विद्वान। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि साहब वो 38 विद्वान कौन कौन थे, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में ना आएगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 का आधार किस रिपोर्ट को माना जाता है? तो एनसीएफ 2005 का आधार जो रिपोर्ट को माना जाता है वो क्या है? शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट, लर्निंग विदाउट बर्डन। अपन कहते हैं ना, आज आप लोग बर्डन महसूस करते हैं, साहब ये हो रहा है वो हो रहा है। बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चे पे किसी भी प्रकार का, तो बोझ को हटाना है। शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट, ये कौन सी रिपोर्ट थी? 1993 की एग्जाम में आ चुका है, प्रश्न याद रखना है। प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे, याद रखना है। कितने विद्वान थे? 38 विद्वान थे, ये नहीं पूछेगा, फिर भी देखना है। किस कथन से शुरुआत होती है? सभ्यता व प्रगति। किसका निबंध? रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है। कथन क्या था? सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है, नासमझ वयस्क संसार द्वारा इसकी विकृति को खतरा है। ये बेसिक चीजें हैं। अब मैं बात करूं कि एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या था, सूत्र क्या था। तो इसके सूत्र की जब अपन बात करते हैं, एनसीएफ 2005 के सूत्र की अपन बात करें तो देखिएगा, सूत्र की अपन बात करें एनसीएफ 2005 का जो सूत्र था वो था बिना भार के अधिगम। ठीक है ना, क्या था? बिना भार के अधिगम इसका सूत्र था। ये चीजें नॉर्मली कई बार पूछ लेता है। इसका प्रमुख सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम। बिना भार के अधिगम, ये किसका सूत्र है? ये एनसीएफ 2005 का सूत्र है। सीखना है, लर्न तो करना है, लेकिन भार नहीं होना चाहिए। साहब आप बच्चे को दबा रहे हो, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं। बच्चा खुद अपने आप से सीखे, खुद अपने आप ज्ञान का निर्माण करे, ये इसका मूल सूत्र है। तो बिना भार के अधिगम, सीखना है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। ये प्रमुख सूत्र है। किसका सूत्र है ये एनसीएफ 2005 का, याद रखना है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो प्रमुख ये सूत्र हो गया। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आत्मज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, आत्मज्ञान का निर्माण करना, ये एनसीएफ 2005 का क्या है? प्रमुख लक्ष्य है। ये क्या है? लक्ष्य हो गया साहब। तो सूत्र क्या हो गया? बिना भार के अधिगम। रिपोर्ट आधार क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। कमेटी का अध्यक्ष कौन है? यशपाल हैं। कितने विद्वान? 38 विद्वान। शुरुआत किससे? सभ्यता व प्रगति से। ठीक है, आत्मज्ञान का निर्माण करना इसका प्रमुख क्या है? लक्ष्य है। और सूत्र हो गए बिना भार के अधिगम। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और ये पूरा एनसीएफ 2005 5 अध्याय में विभाजित है। कितने अध्याय हैं इसमें? 5 अध्याय हैं साहब, टोटल 5 अध्याय याद रखना। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब आपके दिमाग में है गुरुजी 5 अध्याय कौन से हैं, थोड़ा सा भी बता दो। तो 5 अध्याय की जब अपन चर्चा करते हैं एनसीएफ 2005 पे, 5 अध्याय की जब बात करता है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, कंप्लीट चर्चा करूंगा। एक नॉर्मली मैं 5 मिनट में यदि उनका विश्लेषण करना चाहूं कि एनसीएफ 2005 के 5 अध्याय कौन से हैं, तो सुनिए। इसके 5 अध्याय हैं, 180 पेज में पूरी इसकी व्याख्या की गई है। और 5 अध्याय में पहला अध्याय था परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य जो अध्याय है, पहला अध्याय का मतलब एक प्रकार से परिचय देता है कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आजादी के बाद जो हमारे अंदर पाठ्यक्रम परिवर्तन की जो बात की गई है, चाहे 1986 शिक्षा नीति की बात की गई है, ठीक है, चाहे 1992 के प्लान ऑफ एक्शन की बात की गई है, ठीक है, एनसीएफ 2005 का आधार निर्माण किस 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों पे किया गया, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ क्या होता है और शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं, इनकी चर्चा करता है पहला अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम है सीखना व ज्ञान। लर्निंग क्या है, लर्निंग की शुरुआत किस सूत्र से होनी चाहिए, लर्निंग का तात्पर्य क्या है, सीखने का मतलब अर्थ निर्माण करना या रटना है, सीखना सार्थक होना चाहिए कि निर्थक होना चाहिए, सीखने में अंतः क्रिया का क्या महत्व है, सीखने में संज्ञान का तात्पर्य क्या है, किशोर अवस्था को अस्मिता के विकास की अवस्था क्यों कहा गया है, सीखने में प्रत्यक्ष होना चाहिए या कोई मध्यस्थता होनी आवश्यक है, सीखने में बच्चा उब कब जाता है, उबने का कारण क्या है, और सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, इन सब चीजों की निर्माणवादी अवधारणा कौन सी, इसकी बात करता है दूसरा अध्याय।
तीसरे अध्याय में जब आप आते हैं, दूसरा अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो आता है, बात करता है पाठ्यचर्या की। पाठ्यचर्या कैसी हो, जिसमें सभी विषय शामिल हों, विषयों के बीच की जो दीवारें हैं उनको खत्म कर दो, कम कर दो, उनमें दीवारें नहीं होनी चाहिए। बच्चा सब विषयों का समग्र ज्ञान प्राप्त करे, तुलना करे, कंपेयर करे। गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विज्ञान का उद्देश्य पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, और सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इनकी बात करता है पाठ्यचर्या वाले बिंदु में। भाषा की बात करता है कि त्रिभाषा होनी चाहिए, कि बहुभाषा होनी चाहिए, कि शास्त्रीय भाषाएं होनी चाहिए, इसकी बात करता है तीसरा अध्याय। जैसे हम चौथे अध्याय में चलते हैं तो चौथे अध्याय में बात करता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्कूल के एनवायरनमेंट में दंड होना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। स्कूल विद्यालय के वातावरण में सहभागिता, समुदाय की सहभागिता, समाज की सहभागिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अंतः क्रिया में टीचर में क्या सूचना तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए। पाठ्यचर्या में पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, पुस्तकालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये सब चीजों की चर्चा जो करता है वो अपना चौथा अध्याय करता है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और पांचवा जो अध्याय है उसमें व्यवस्थागत सुधार दिए गए हैं कि साहब मूल्यांकन प्रणाली क्या हो, परीक्षा प्रणाली क्या हो, शिक्षक प्रशिक्षण जो हमारी बीएड बीएसटीसी के जो कोर्स हैं उनमें क्या चेंज किए जाएं जिनसे बच्चों में उदारता, लोकतंत्र, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इन गुणों का विकास हो सके। आकलन की प्रणाली कैसी हो, पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत योजना को कैसे लागू किया जाए, ये समान स्कूल व्यवस्था क्या है, इन सब की जो बात करता है वो एनसीईआरटी 2005 का पांचवा अध्याय करता है। ये तो एक बेसिक पृष्ठभूमि है, कोई भी चीज को पढ़े मेरे दिमाग में सबसे पहले इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए कि साहब मुझे ऐसे इस चीज को क्रिएट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चर्चा कर रहा हूं। एनसीईआरटी 2005 अपन जब पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी 2005 जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां हम शुरुआत में एक अपन चर्चा करते हैं, नॉर्मली एक बात करते हैं अपन, ठीक है, कि एनसीईआरटी 2005 में अपन पाठ्यचर्या 2005 बोलते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। तो ये पाठ्यचर्या शब्द का मतलब क्या है, नॉर्मली चीज नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है। पाठ्यचर्या जो शब्द है वो अंग्रेजी किस भाषा से मिला है, करिकुलम, ठीक है, और ये जो करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा के क्यूरेरे, ठीक है ना, क्यूरेरे शब्द से मिलकर बना है या क्यूरर से मिलकर बना है। और एक क्यूरेरे का मतलब क्या होता है, दौड़ का मैदान। क्या होता है, दौड़ का मैदान, रेस ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो ये रेस ऑफ जो कोर्स है वो क्या है, देखिए नॉर्मली अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है लेकिन जब पाठ्यचर्या शब्द आ गया तो आपके दिमाग में होना चाहिए पाठ्यचर्या का मतलब क्या है। पाठ्यचर्या अंग्रेजी के करिकुलम शब्द से मिलकर बना और करिकुलम क्यूरेरे लैटिन भाषा का शब्द है, इससे मिलकर बना है। और ये क्यूरेरे का मतलब क्या होता है, दौड़ का मैदान, रेस ऑफ कोर्स, यानी जहां हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, वो हमारी पाठ्यचर्या कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है, पाठ्यचर्या। अब यहां पर बात करें मुनरो क्या कहता है, मुनरो ये कहता है कि पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव शामिल हैं। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव शामिल हैं जिनमें शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय प्रयोग करता है, यानी इसमें समस्त अनुभव शामिल है, समस्त क्रियाएं शामिल हैं जिनका एक विद्यालय प्रयोग करता है, जिनका विद्यालय प्रयोग करता है। किसके लिए करता है प्रयोग, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रयोग करेगा वो पाठ्यक्रम में किसने कहा, मुनरो। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं कि नॉर्मली चर्चा कर रहा हूं कि मुनरो का मतलब, पाठ्यचर्या का मतलब था कि पाठ्यचर्या में वे समस्त क्रियाएं, अनुभव शामिल है जिनका प्रयोग विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है। फ्रोबेल ने क्या कहा, फ्रोबेल ये कहता है कि पाठ्यचर्या मानव अनुभवों का सार है, ठीक है ना, मानव अनुभवों का क्या है, सार है। किसने कहा है, मानव अनुभव का सार किसने कहा है पाठ्यचर्या को, फ्रोबेल ने कहा है। एक विद्वान हुए केशवेल, इन्होंने पाठ्यचर्या को गतियुक्त वातावरण कहा है साहब। क्या कहा है, गतियुक्त वातावरण कहा है। तो गतियुक्त वातावरण की संज्ञा किसने दी थी, केशवेल ने दी थी। और किसको दी थी, पाठ्यचर्या को दी थी। तो पाठ्यचर्या को गतियुक्त वातावरण इसने कहा, फ्रोबेल ने मानव अनुभवों का सार कहा, और मुनरो ने कहा कि वे समस्त अनुभव क्रियाएं जिनको एक विद्यालय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो है कनिंघम। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बीएड के टाइम ही याद हो जाती हैं। कनिंघम का स्टेटमेंट बीएड के समय हमें बताया गया था और कहा गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी याद होगा। कनिंघम ने कहा था कि पाठ्यचर्या कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वो साधन है। कलाकार कौन है, शिक्षक है, यानी कलाकार रूपी, कलाकार यहां पे कौन हो गया, शिक्षक।
कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वो साधन है, साधन कौन है? पाठ्यचर्या। कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वो साधन है कौन? पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या लिखो, पाठ्यचर्या। ठीक है, कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वो साधन है जिसके द्वारा वो विद्यार्थ रूपी पदार्थ को, पदार्थ कौन है यहां पे? विद्यार्थी। पदार्थ कौन है? विद्यार्थी। पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। किसके अनुसार ढालता है? आदर्शों के अनुसार ढालता, मतलब वो अपने जो उसने मूल्य बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ढालेगा। ठीक है, ढालता है। ये किसने कहा है? कनिघम ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मान जाता है कि पाठ्यक्रम कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वो साधन है जिसके द्वारा वो अपने पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्शों के अनुसार जैसा वो ढालना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको बना सकता है। ये किसने कहा था? कनिघम ने। अब आपको लगे कि वक्त है और देखना है तो देख लेना। अभी तक प्रश्न जो है वो थर्ड ग्रेड 2013 रेट में जरूर ये प्रश्न आया हुआ है, बाकी नहीं आया हुआ है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब अपन एनसीएफ 2005 की चर्चा कर रहे हैं। एनसीएफ 2005 में मैंने अब तक एक बेसिक पृष्ठभूमि की चर्चा की है। एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम क्यूरर, लैटिन भाषा का शब्द, दौड़ का मैदान, कनिघम का स्टेटमेंट देख लें। 38 विद्वान थे। प्रोफेसर यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट कौन सी थी? शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट इसका बेस मानी जाती है। इसका प्रमुख सूत्र क्या था? बिना भार के अधिगम। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान का निर्माण करना। इसकी शुरुआत किससे होती है? सभ्यता और प्रगति के इस कथन से कि उदार सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है जिसको नासमझ वयस्क संसार द्वारा खतरा है। ये बात कौन करता है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये एनसीएफ 2005 के एक बेसिक पृष्ठभूमि की चर्चा की है। अब इसके अंदर अपन चलेंगे। 5 अध्याय की मैंने चर्चा की है। 5 अध्याय हैं, याद रखना। ठीक है, अब शॉर्ट एंड स्वीट भी मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी कंप्लीटली चर्चा भी मैं कर रहा हूं। देखिए महत्वपूर्ण चीजें क्या है एनसीएफ 2005 में। देखिए कुछ चीजें मैं बता दूंगा आपको, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है ना, वो सभी चीजें जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है उनको आपको अच्छे से देखना है और बाकी चीजों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ज्यादा माइंड में बर्डन नहीं लेना। मतलब एनसीएफ 2005 पढ़ रहे हो इसका मतलब बर्डन तो लेना ही नहीं है दिमाग में। ठीक है ना, ये खुद ही कहता है बर्डन लेना नहीं है, मस्त रहो। ठीक है, माइंड में एक इमेजिनेशन सेट कर लो कि एनसीएफ 2005 जितने भी रचनात्मक सुधारों की बात करता है, पुराने परंपरागत जो शिक्षा थी उसका एकदम से विरोध करता है, नकारात्मक चीजों की आलोचना करता है, जितनी क्रिएटिविटी की जा सकती है, जितनी स्वतंत्रता की बात की जा सकती है, जितनी रचनात्मकता की बात की जा सकती है, उन सब की बात कौन करता है? एनसीएफ 2005। इजी वे में आप प्रश्न कर सकते हैं यदि आपने माइंड में इसके बारे में इमेजिनेशन कर लिया कि वास्तव में एनसीएफ 2005 का सार क्या है। ठीक है, पॉजिटिविटी से भरा पड़ा है एनसीएफ 2005। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक जीवन का अर्थ निर्माण, अर्थ समझ सके। ठीक है ना, मतलब जीवन का अर्थ भी समझ सके, ज्ञान का निर्माण भी कर सके। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है साहब? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है बालक जीवन का अर्थ समझ के। मतलब उद्देश्य ये कि बालक की शिक्षा केवल उसकी किताबों तक सीमित नहीं रहे साहब, उसके जीवन में काम आए, उसको पता चले कि मेरा जीवन क्यों हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं अपनी शिक्षा को जीवन से जोड़ कैसे सकूं, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, याद रखना। मूल्य, विभिन्न प्रकार के मूल्य जो शांति की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, सांस्कृतिक विविधता वाले समाज की सहिष्णुता को बढ़ाएं, ऐसे मूल्यों का विकास करना है एनसीएफ 2005 का, जो शांति को बढ़ाए समाज में, मानवता दृष्टिकोण, मानवता में सब चीजें आगे याद रखना, और सांस्कृतिक विविधता यानी सर्व धर्म जाति भाषा अलग सब लोग एक साथ रहें, सहिष्णुता के साथ रहें, आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकें, ऐसे समाज का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। बच्चे ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र हैं, ये बदलना है। पहले अब तक की शिक्षा है कि बच्चे सिर्फ ज्ञान को ग्रहण करते हैं, नहीं, ज्ञान को ग्रहण नहीं करते, बच्चे ज्ञान का निर्माण भी करते हैं। पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का आधार है, इस धारणा को बदलना है। 2 चीजें बदलनी है एनसीएफ 2005 को। एक तो बच्चा केवल ज्ञान का ग्रहण करता मात्र है, नहीं, बच्चे ज्ञान को केवल ग्रहण ही नहीं करते, बच्चे ज्ञान का निर्माण भी कर सकते हैं, एक तो याद रखना। और दूसरा, इस धारणा को बदलना है कि पाठ्य पुस्तक परीक्षा को आधार है, नहीं, पाठ्य पुस्तक परीक्षा का आधार नहीं है। बच्चा ज्ञान को समझता कैसे है, बच्चा समाज परिवेश से कैसे जोड़ता है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर की जो चीजें हैं वो भी परीक्षा का आधार होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक आधार हैं, ये इन दोनों चीजों का विरोध करना, धारणा को बदलना है। यांत्रिक सीखना बच्चे के सुख व शांति छीन लेता है। बहुत बड़ी बात बोली, यांत्रिक मतलब रटकर सीखना। आज तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारी रटकर वाले हो रही है, कह रहा है गलत है ये चीजें, ये उसके सुख को चुन लेगा। बच्चा एक चीज को बार बार रट रहा है, एक चीज को बार बार पढ़ रहा है, टीचर याद करवा रहा है, फिर घर वाले याद करवा रहे हैं, वो कह रहा है खत्म हो जाएगा बच्चा, उसे क्रिएटिविटी का कहाँ मौका मिला। हमारे टाइम तो ऐसा नहीं था,
हमें तो सोचने का मौका मिला है, खेलने के माध्यम से शानदार गतिविधियां। आज बच्चा सोच कहाँ रहा, आज तो हर चीज बनी बनाई उसको मिल रही। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये यांत्रिकता हो गई, ये इसको हटाना जरूरी है, वरना बच्चे का सुख शांति। और आज देख लो छोटे बच्चे डिप्रेस्ड हैं सब। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2086 राष्ट्रीय शिक्षा क्रम में, ये मतलब इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूं मैं एक प्रकार से। ये पहला अध्याय का भी पार्ट है और वैसे पृष्ठभूमि भी है, आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा क्रम के एक सामान्य केंद्र की बात करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बात की गई शिक्षा का एक सामान्य केंद्र हो, जिसमें ये चीजें होनी चाहिए, मतलब वो सभी विद्यालय में हो, सभी शिक्षा पाठ्यक्रम का आधार हो, जिसमें समानता, मूल्य आधारित, शांति, ठीक है, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब चीजें एक मतलब सामान्य चीजें तो सब चीजों में होनी चाहिए, सब विद्यालयों का हिस्सा होना चाहिए, पूरे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। किसने कहा था ये सामान्य केंद्र की बात, किसने की थी? ये सामान्य केंद्र की बात की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो इस बात का ये समर्थन करता है एनसीएफ 2005 की, जो शिक्षा नीति 1986 इस बात को कहती है कि शिक्षा का एक सामान्य केंद्र होना चाहिए, सभी विद्यालयों में होना चाहिए, सभी पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, सभी विद्यालयों का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें लचीलापन होगा, जिसमें स्थानीय पर्यावरण और परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा। इसकी बात एनसीएफ 2005 भी करता है। यानी उस सामान्य केंद्र का 86 शिक्षा नीति की उस कथन का समर्थन कौन करता है? एनसीएफ 2005। तो सामान्य केंद्र पूछ ले तब तो क्या करना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, समर्थन कौन करता है? एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा पर बल देता है। सार्वभौमिक का मतलब क्या हो गया? सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, बिना भेदभाव के हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो, जहां सक्षम हो चाहे असक्षम बच्चे हो, सबको समान अवसर प्राप्त हो। पाठ्यचर्या में ज्ञान, कार्य, शिल्प की परंपरा भी शामिल हो, इस पे बहुत बल देता है। कार्य शिल्प वाला, दस्तकारी शिक्षा वाला, काम आधारित व्यावसायिक शिक्षा, ये बहुत बात करता है। पर्यावरण, पोषण, शांति को जीवन शैली के रूप में अपनाना, जीवन शैली के रूप में अपनाना, मतलब ये चीजें उस हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 इसकी वकालत करता है। बच्चों में आत्मसम्मान, नैतिकता, रचनात्मकता का विकास की बात करता है, ठीक है ना। ये इसकी प्रारंभिक उद्देश्य है एनसीएफ 2005 की, कि नींव किस आधार पर लिखी गई एनसीएफ 2005 की। सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए बच्चे का, इसकी रक्षा भी की जानी चाहिए। आप कई बार पढ़ते हो ना कि छोटा सा बच्चा है, उसको टीचर ने कुछ कह दिया, उसकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दी और बच्चा अपने आप को असहज महसूस करता है और साहब वो छत से कूद जाता है, स्कूल की बिल्डिंग से कूद जाता है। इसकी बात तो एनसीएफ 2005 कर चुका है। ये बात अलग है कि आज हम टीचर के रूप में हों, चाहे अपन कोई भी प्रिंसिपल के रूप में, हम इन चीज़ों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। अरे एनसीएफ 2005 इन चीज़ों को ध्यान दिला चुका है कि आज का बच्चा बहुत अलग है, हमें इन चीज़ों की तरफ लाना होगा, वरना वो बच्चा कुंठित महसूस करेगा, सुख छिन जाएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट का उसको समाज में, उसका विद्यालय में, उसका कक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, ये उसको एहसास करवाओ। उसके ऊपर नकारात्मक टिप्पणी करके उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराओ मत, याद रखना। तो आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए, नैतिकता का संचार हो, रचनात्मकता का विकास हो, क्रिएटिविटी कंप्लीटली हो, पूरा रचनात्मक बने बच्चा। तो ये याद रखना। फिर है जेपी नायक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, जेपी नायक वाला इंपॉर्टेंट है। अभी स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया था, स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया था, याद रखना। तो ये चीजें पूछ लेता है, ये नहीं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला सारांश है, उसमें चीजें लिखी हैं। तो जेपी नायक ने क्या कहा है कि समानता, गुणवत्ता और परिमाण, तीनों शब्द याद रखना। समानता, सभी को समान अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के मिले, समतामूलक उदार पाठ्यचर्या। गुणवत्ता हो, जिसमें ये चीजें हो, आत्मसम्मान, नैतिकता, रचनात्मकता, कार्य केंद्रित शिक्षा, सब चीजें हो, तो गुणवत्ता भी होनी चाहिए। और परिमाण जो है, ठीक है ना, परिणाम की अपेक्षा परिमाण की बात करता है कि उसका मापन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसको इसने दुग्राह्य त्रिकोण कहा है कि इनको प्राप्त करना बहुत जरूरी है, अभी तक इनको प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो जेपी नायक ने भारतीय शिक्षा का दुग्राह्य त्रिकोण किसे कहा है? समानता, गुणवत्ता और परिमाण। तो इन चीजों का संदर्भ आ चुका है, अभी स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आ चुका है, हिंदी स्कूल व्याख्याता 2020 में। तो आपको याद रखना है कि जेपी नायक ने इनको दुग्राह्य त्रिकोण कहा है। एनसीएफ 2005 का आधार 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट मानी जाती है, मैंने चर्चा कर ली, इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 किसकी बात करता है? प्लान ऑफ एक्शन में के 3 तत्व लेता है। यानी एनसीएफ 2005 में शिक्षा नीति के 1986 की नीति के सामान्य केंद्र की बात की है, और ऐसे ही एनसीएफ 2005 जो प्लान ऑफ एक्शन बैठाया गया था कमेटी, तो इसकी जो 3 चीजें बताई हैं इसने, वो भी इन चीजों को अपने चीज में, पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करता है। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो वर्तमान परिवेश के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, वो उपयोगी है कि नहीं, वो हमारे जीवन में काम आता है कि नहीं आता है, तो प्रासंगिकता का समावेश होना चाहिए। लचीलापन,
लचीलापन मतलब जैसी परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, नहीं कि साहब सैद्धांतिक रूप से लेके बैठ गए कि साहब यही पाठ्यक्रम रहेगा, नहीं। जैसा वक्त चल रहा है कि आज क्रिएटिविटी की जरूरत है, ठीक है ना, आज शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की जरूरत है, तो वो सब चीजें उसमें आनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, विकेंद्रीकृत होना जरूरी है। और गुणवत्ता, ये 3 शब्द इसके आधार हैं, प्रासंगिकता, लचीलापन और गुणवत्ता। कहां से लिए गए हैं? एनसीएफ 2005 प्लान ऑफ एक्शन, एनसीएफ 2005 प्लान ऑफ एक्शन 1992 की इन 3 चीजों का समर्थन करता है, उन तीनों चीजों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करता है। आगे देखिए, यह समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी समाज के निर्माण की बात करता है, ठीक है ना। ये किसकी बात करता है? एनसीएफ 2005 समतामूलक, वही चीजें हैं, वही घूम फिर के वही चीजें आ रही हैं, याद रखना, ठीक है ना। समतामूलक समाज की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करता है, बहुलवादी समाज, सभी धर्म, संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग क्षेत्र के लोग, सब लोगों को समान शिक्षा मिले, समाज के निर्माण के अनुसार शिक्षा की बात करता है। ये काम को बहुत बल देता है, काम आधारित शिक्षा, दस्तकारी की शिक्षा, कला, ठीक है, परंपरागत दस्तकारियां, ठीक है, जितनी भी अपनी प्राचीन जो गांधी जी ने बात की बुनियादी शिक्षा में, वही चीजें। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और आज आप देख रहे हो कोरोना काल में कि बड़ी वास्तव में सबसे पहली जरूरी बच्चे के लिए है कि वो स्वस्थ हो, उसकी फिजिकल एजुकेशन पे विशेष बल दिया जाए। शारीरिक शिक्षा व शांति शिक्षा का समावेश हो, इनकी विशेष वकालत करता है। इन पे बहुत प्रश्न आया, शांति शिक्षा की बात करेंगे अपना आगे, इस पे भी प्रश्न आ चुका है। शिक्षण में अंतः क्रियात्मक तकनीक को बल दिया जाए, यानी टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि आप और मैं आपस में जुड़ें, आप मेरे से पूछे मैं आपको बताऊं। और इसलिए मैं कहता हूं ना, ऑफलाइन क्लासेस की अपने आप में एक महत्ता है, खैर अब मजबूरी इसलिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा है, और ऑनलाइन में मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छा मैं दूं, ठीक है। तो अंतःक्रियात्मक तकनीक होनी चाहिए, अंतःक्रियात्मक तकनीक बहुत जरूरी है कि टीचर और बच्चे आपस में इंटरकनेक्ट हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करें, आप मेरे से प्रश्न पूछें, ये इंटरेक्शन बहुत होना जरूरी है। बच्चे को बोलने का स्वतंत्र मौका मिले, ये नहीं कि चुप बैठ जा, बोलेगा नहीं, मारूंगा, क्लास से बाहर पूछ लेना, अंदर पूछ लिया तो कूटूंगा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बेटा बोल, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। लचीली स्कूल कैलेंडर, लचीला स्कूल कैलेंडर मतलब जहां लगे कि ऐसा नहीं कि साहब इतने दिन ही लगेगी, ऐसे ही होगा वैसे होगा, जहां लग रहा है कि अब यहां छुट्टी करने की आवश्यकता है, यहां बीच में 20 मिनट का अंतराल देने की आवश्यकता है, तो स्कूली कैलेंडर में लचीलापन होना चाहिए। समय सारणी जिसमें आवश्यकता अनुसार भ्रमण गतिविधियां भी शामिल हो, कि भैया अब तो कोर्स नहीं हो रहा, भ्रमण कैसे होगा, नहीं, जो आगे प्रत्यक्ष अवलोकनीय स्थानों को दिखा के लाओ, बच्चे में इंटरेस्टिंग बन जाएगा एजुकेशन, उसको मजा आएगा, उसमें डिप्रेशन आ ही नहीं सकता यदि चीजों को फॉलो करते हैं अपन। लेकिन अपन सिद्धांत कि 8 घंटे पढ़ना ही है, 6 घंटे लगातार पढ़ना ही है, 8 घंटे टीचर लगातार पढ़ा रहा है, वो शिक्षा नहीं है, वो बोझ बन जाती है बच्चे के दिमाग पे। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बल, यानी पंचायती राज व्यवस्था की वो बात की है इसने, यानी विकेंद्रीकरण की बात की है एक प्रकार से एनसीएफ 2005। तो ये इसके कुछ आदर्श हैं, इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो इसने एनसीएफ 2005 ने बात की। तो ये तो एक आदर्श की मैंने बात की, इसके मूल उद्देश्य क्या है, इसकी प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है वो एनसीएफ 2005 की ये है। अब इसमें आपको याद कि लगे गुरुजी में इंपॉर्टेंट चीज की है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, शिक्षा नीति 1986 की एक सामान्य केंद्र की चर्चा की है। एनसीएफ 2005 सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है जिसमें सभी को समान अवसर मिले। जेपी नायक वाला याद रखना, समानता, गुणवत्ता, परिमाण, दुग्राही त्रिकोण। एनसीएफ 2005 का आधार शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट। एनसीएफ 2005 प्लान एक्शन से 3 चीजें लेता है, प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लचीलापन। और ये काम शिक्षा, शांति शिक्षा में आगे चर्चा करूंगा, ये चीजें आगे भी आएंगी। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है शिक्षण में, और लचीलापन होना चाहिए हर जगह, जहां बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें शामिल होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अब देखिए 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय की अपन सीक्वेंस में चर्चा कर रहे हैं कि 5 अध्याय किस किस चीज की चर्चा करते हैं, कौन से अध्याय में क्या महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि मैं एक प्रकार से आपको सार भी बता रहा हूं और सब चीजों को शामिल भी कर रहा हूं, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें से लेते हैं, ठीक है भाई। उद्देश्य ये है कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सब चीजें मैंने शामिल कर ली हैं इसमें, फिर भी देखिए आप, तो इसके 5 अध्याय हैं, और जो पहला अध्याय है उसका नाम है परिप्रेक्ष्य, यानी एक प्रकार से भूमिका है इसकी एनसीएफ 2005 की। और ये जो पहला अध्याय है वो इस चीज की वकालत करता है, इसमें इन चीजों की चर्चा की गई है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे जो पाठ्यक्रम परिवर्तन, पाठ्यक्रम के ऊपर सुझाव कौन कौन से समितियों ने क्या क्या दिए हैं, और एनसीएफ 2005 इन चीजों को फॉलो करेगा। एक प्रकार से जो मैंने अभी आपको चर्चा की है वही सेम चीजें एक प्रकार से एनसीएफ 2005 बातें करता है। देखिए, तो प्रथम अध्याय क्या है, परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, भूमिका है। अब आपको पूरा ही याद हो या ना हो पहला अध्याय, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट एक ही बात कहूंगा कि परिप्रेक्ष्य जब आप पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय जब आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें अभी तक के जितने भी आप पेपर देखोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रथम अध्याय में से
5 जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन में जोड़ना, रटन प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यक्रम में सर्वांगीण विकास पे बल देना, परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना, राष्ट्रीय नैतिक पर्यावरणीय मूल्यों के प्रति जीवंत बनाना, ये 5 याद कर लियो। 90% प्रश्न एनसीएफ 2005 पे इन 5 सिद्धांतों पे पूछे गए हैं। जिन बच्चों को लगता है गुरुजी माने 5 मिनट ही पढ़ना है एनसीएफ 2005, तो वो इन 5 को जरूर पढ़ के जाएंगे। बाकी इसकी कंप्लीट चर्चा मैं कर रहा हूं। देखिए पहली चीज इसमें बात करता है पहले अध्याय में शिक्षा का सामाजिक संदर्भ। तो एनसीएफ 2005 शिक्षा की सामाजिक संदर्भ में किस चीज की चर्चा कर रहा है आप देख सकते हैं। प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी आप देख लें। शिक्षा का सामाजिक संदर्भ एनसीएफ 2005 अध्याय कौन सा है? प्रथम अध्याय 1 नंबर, ठीक है। यह कहता है कि ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना, यानी ज्ञान को आप केवल सूचना तक मत मानो, ज्ञान की अवधारणा को समाज से जोड़िए, जिसमें समाज भी शामिल हो, संस्कृति भी शामिल हो, समुदाय भी शामिल हो। तो ज्ञान की धारणा को विस्तृत करना ये किस में आता है? शिक्षा के सामाजिक संदर्भ में। ज्ञान व अनुभव के नए क्षेत्र इसमें शामिल हों, ठीक है ना। जितने भी नए क्षेत्र हैं, बच्चा जो भी गतिविधियां करता है वो समाज, परिवार, संस्कृति, सब चीजें इसमें आनी चाहिए। समावेशी दृष्टिकोण, समावेशी दृष्टिकोण मतलब जिसमें सभी के प्रति समान दृष्टिकोण हो, सभी को शामिल भी करना है, चाहे वो योग्य बच्चा हो चाहे वो अयोग्य बच्चा हो, उसको भी शामिल करना है। आत्मविश्वास पैदा करना, आलोचनात्मक जागरूकता। आलोचनात्मक जागरूकता मतलब क्या होता है? बच्चे में आलोचना होनी जरूरी है। एनसीएफ 2005 कहता है कि आज का बच्चा जो है वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या सही क्या गलत है। मतलब हमें होता है ना कि भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कृषि कानून का फायदा क्या है और कृषि कानून का नुकसान क्या है, वो किसानों को किस हद तक आगे परेशान कर सकते हैं, चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, और वो इसके फायदे भी क्या है वो भी पता होना चाहिए। मतलब आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो, आपका डेवलपमेंट हो कि ये चीज सही क्या है, वो मीडिया क्या कह रही है, अखबार क्या कर रहे हैं, उस पर मत करो, अपनी समझ विकसित करो, अपनी एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करो। ये एनसीएफ 2005। और हमारी वर्तमान शिक्षा जो है वो उसमें तो ऐसी चीजें ही नहीं, इसलिए आज का बच्चा, आज का युवा कूप मंडूक बन चुका है, वो किसी भी बात पे भ्रमित हो जाता है। ये बात करता है समुदाय की भागीदारी के पाठ्यचर्या निर्माण की निर्णय की बात करता है। तो शिक्षा का समाज संदर्भ क्या कहता है कि शिक्षा की ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना है, जिसमें परिवार, विद्यालय, समुदाय की भागीदारी हो, जिसमें बालक के समस्त अनुभव शामिल हो, ठीक है। बच्चे में आत्मविश्वास का निर्माण हो, बच्चे में आलोचनात्मक समझ का निर्माण हो, और वो समुदाय की भागीदारी के ऊपर निर्णय करे कि मुझे किन चीजों को इसमें शामिल करना है। तो ये शिक्षा के समाज संदर्भ की बात करता है प्रथम अध्याय। आगे देखिए, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। शिक्षा का उद्देश्य, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रथम अध्याय चल रहा है, देखना। तो यहां शिक्षा के उद्देश्य की जब हम चर्चा करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए गए हैं मुख्य रूप से देख सकते हैं आप। उद्देश्यों की जब हम बात कर रहे हैं, ये कहता है लोकतंत्र का विकास, नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करना, लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित करवाना, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय अधिकारों के प्रति आदर व प्रतिबद्धता विकसित करना। तो पहला उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का कि बच्चा लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकारों के प्रति क्या करे? आदर करे, उनको समझे और उनके प्रति प्रतिबद्ध हो, उनका कहीं भी अवहेलना हो तो उसके खिलाफ वो खड़ा भी हो। सीखने के लिए सीखना, सीखना मतलब आपने क्या सीख रखा है, यदि वो गलत है तो उसको छोड़ के नया सीखना, ये सीखने के लिए सीखना है। ये अभी स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया था, सीखने के लिए सीखने की बात कौन करता है? एनसीएफ 2005 करता है। मतलब क्या है? आपने कोई चीज सीख रखी है, आप कह दो कि नहीं वो सही है, नहीं, यदि वो गलत है तो उसको छोड़ के वो नई चीज भी सीखने के लिए तैयार हो जाना, तत्पर हो जाना, ये अवधारणा क्या होती है? सीखने के लिए सीखना होती है। समझ में आ गई? कोई चीज गलत सीख रखी है तो बिन छोड़ दो, बिन त्याग दो और नई चीज सीखने के लिए तैयार हो जाओ, या सीखने के लिए सीखना है। तत्पर होना, रचनात्मकता वे काम की शिक्षा का विकास, रचनात्मकता, सौंदर्य, कला का विकास, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सीखने के लिए सीखना है, गलत चीज को छोड़ना, सही चीज सीखना है, तत्पर रहना है। क्रिएटिव, रचनात्मक शिक्षा, काम शिक्षा, स्पेशली काम शिक्षा भी बहुत बड़ी बात करता है, याद रखना। और सौंदर्य, कला जो भी है इनकी बात ये करता है। तो ये शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं एनसीएफ 2005 ने। गुणवत्ता के आयाम, इसमें जीवन के सभी आयाम की चर्चा, जैसे सामाजिक न्याय, शांति, पर्यावरण। गुणवत्ता के आयाम में इसने किसको शामिल किया है? तो गुणवत्ता के आयाम में आप प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी देखना चाहो, गुणवत्ता में सामाजिक न्याय की बात की है,
शांति की बात की है, शांति शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा की बात की गई। वर्तमान चुनौती कौन सी होती है? बेरोजगारी हो सकती है, बढ़ती निर्धनता हो सकती है, गिरती आर्थिक स्थिति हो सकती है, समाज में बढ़ता व्यभिचार हो सकता है, गिरते नैतिक मूल्य हो सकते हैं, उनकी चुनौतियों की बात की गई। इन पे फोकस होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो सामाजिक न्याय, शांति, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में, ये इसके गुणवत्ता के आयाम में मूल रूप से 5, इनके आधार पे 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। इसके आधार पे 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। अब तक जो मैंने प्रथम अध्याय में किया वो क्या बताया? शिक्षा का सामाजिक संदर्भ क्या होना चाहिए, शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य क्या होने चाहिए, और फिर इसमें 5 मार्गदर्शक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। एनसीएफ 2005 दस्तावेज निम्नलिखित 5 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनको आराम से पढ़ना। जगन शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है बे, 5 पढ़ जाओ साहब। बहुत प्रश्न आया, लगभग प्रश्न यहां से आता है। प्रमुख सूत्र की मैंने चर्चा पहले ही कर ली है। बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, इसका आधार है। पहला मार्गदर्शक सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 कहता है कि अब तक की जो शिक्षा है वो केवल पाठ्य वस्तु तक सीमित है। बस यही कमी है शिक्षा की। हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं हो कि केवल परीक्षा तक सीमित हो जाए कि बच्चा परीक्षा पास करे, साहब ठीक है, परीक्षा के बाद सुसाइड करता फिर रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको मैं उसके जीवन से भी जोड़ूं कि बेटा ये चीज जीवन में कहां तेरे काम आ सकती है, तू अपने जीवन में कहां तक इस चीज का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। जीवन में जब परेशानी आ रही है तो उसका समाधान कैसे करे। यानी शिक्षा को उसके जीवन से जोड़ना है, व्यवहारिकता की शिक्षा भी प्रदान करनी है, ताकि जीवन में आने वाली वो चुनौतियों का बड़ी प्रतिबद्धता के सामने सामना कर पाए, वो डरे नहीं, हारे नहीं। आज छोटी सी असफलता से बच्चा सुसाइड कर लेता है, ये कहीं ना कहीं कमी है। तो ये कहना चाह रहा है कि शिक्षा केवल उस परीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वो उसके जीवन से जोड़नी चाहिए। तो ज्ञान को स्कूल के किससे जोड़ना है? बाहरी जीवन से जोड़ना है, उसके आने वाले आगामी जीवन से जोड़ना है। ये पहला सूत्र है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ने की रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। ये जो आप कह रहे हो ना कि साहब एक ही उत्तर होना चाहिए, होता है ना, गुरुजी कहते हैं प्रश्न लिखा दिया, उसका उत्तर किताब में दे रखा है, अब सभी बच्चों ने वैसा उत्तर दिया है तो ठीक है। वो ये कहते गलत है, ये तो रटने को बढ़ा रहा है। अरे अलग अलग उत्तर आने चाहिए। जो सेकंड चैप्टर उसमें इस बात की चर्चा करता है, अलग अलग उत्तर आने चाहिए। कहां दिक्कत है? पॉजिटिविटी है, बच्चे ने मौलिकता का तो विकास हो रहा है। आपने तो रटा दिया साहब उसको सिर्फ, तो वो क्या बच्चा कहां रट रहा है? बच्चा रटना नहीं है, बच्चे को ज्ञान को समझना है, तो उसको रटने से मुक्त करना है शिक्षा को। तो रटंत प्रणाली का विरोध करता है, इंपॉर्टेंट है, सबके सब आए हुए हैं प्रश्न में। 3 नंबर पे देखिए, पाठ्यचर्या को इस तरह आगे बढ़ाना कि वह बच्चों की चहुमुखी विकास। ये सब किताब में डाल रखे हैं। किताब आपके पास तो नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी नोट्स बनाएं, क्या कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो किताब का ही तो करवा रहा हूं कंप्लीटली, मैं समझा ही तो रहा हूं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़नी है, ये चीज छोड़नी है, बस वही चीज समझ बनानी है आपको, कुछ नहीं। पाठ्यचर्या को इस तरह आगे बढ़ाना कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर दे। किसके अवसर दे? चहुमुखी विकास के अवसर दे। यानी बच्चों का पाठ्यचर्या ऐसे होनी चाहिए जिसमें केवल ज्ञान नहीं हो, जिसमें केवल सूचनाएं नहीं हो, वो उसके सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक हर विकास को शामिल करे साहब। तो सर्वांगीण विकास की जो अवधारणा है उसकी बात करें, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बन के रह जाए। पाठ्य पुस्तक बनकर केंद्रित नहीं रह जाए, वो कंप्लीटली सर्वांगीण विकास के ऊपर आधारित हो। चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास के ऊपर हो पाठ्यचर्या। तो सर्वांगीण विकास पे आधारित, यानी ज्ञान, भाव, क्रिया, सब चीजों का समावेश हो। और चौथा बताया है, परीक्षा को पहले की तुलना में अधिक लचीला बनाना, उसे कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना। परीक्षा को केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित मत करो, परीक्षा को कक्षा कक्ष से जोड़िए। बच्चे का चाहे वो बैठने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, अंतःक्रिया करने का तरीका हो, वो भी आकलन का विषय होना चाहिए, वो भी मूल्यांकन का विषय होना चाहिए। तो परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना, ये चौथा मार्गदर्शक सिद्धांत है। देख लेना, मोस्ट, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई नहीं है पांचों में से कि थे एक ने भी छोड़ दो, सब का सब बढ़िया तरीकों पढ़ के जाए। और पांचवा है, बच्चों में ऐसे नागरिकों के रूप में विकास जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था,
ऐसे नागरिकों के रूप में विकास जिनमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता में आस्था हो। तो हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये कहता है शिक्षा के अंतर्गत कि उसमें राष्ट्रीय मूल्य, तो राष्ट्रीय मूल्य क्या है? लोकतंत्र हमारा राष्ट्रीय मूल्य है, सामाजिक, आर्थिक, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, इन सब के प्रति उस बच्चे की क्या हो? एक आस्था हो। ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत किसमें बताए गए? प्रथम अध्याय में बताए गए। अभी तक किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है कि साहब ये बिंदु कौन से अध्याय में दिया गया है। तो ये भी टेंशन मत लेना कि मैं प्रथम अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ, दूसरे अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ, तीसरे अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ, चौथे अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ या 5वें अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ। आप तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को फिक्स कर लो कि साहब ये एनसीएफ 2005 की सारपूर्ण बातें हैं, ठीक है ना। तो ये 5वां जो है वो इसका मार्गदर्शक सिद्धांत। ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। एक प्रकार से ये आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता सा। तो प्रथम अध्याय में इंपॉर्टेंटली क्या है? शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ की चर्चा की गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सामान्य केंद्र की जो बात की गई है उसकी ये भी वकालत करता है। जो नेशनल एक्शन प्लान है 1992 उसकी 3 चीज़ों को किसको शामिल करता है, ठीक है, उनकी बात की गई है।